अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। हमारा चैप्टर नंबर 1 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसके हम पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर चुके। आज हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन और 10.3 हमारे पास वेव्स मोशन के बारे में है। ये दोनों आर्टिकल हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और पहले भी आ चुके। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि लाहौर बोर्ड ने डैम्प्ड ऑसिलेशन को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दिया। पर्टिकुलरली इसका डाटा बहुत थोड़ा है और अगर इसे बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक शॉर्ट ही बनता है। इसकी मैक्सिमम लेंथ एक शॉर्ट के मुताबिक ही है। हमारे लेक्चर नंबर 7 में हम आज इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन नाम पहले समझने की ज़रूरत है। डैम्प्ड का वर्ड रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी डैम्प्ड वर्ड का अगर आप सिनोनिम की बात करें तो रेजिस्टिव होना किसी चीज़ का, उर्दू में अगर कहें तो रुकावट वाली किसी चीज़ को आप डैम्प्ड या डैम्पिंग कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेशंस या वाइब्रेशन एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो इसको आप अगर सिंपल वर्डिंग में कहें तो एक ऐसी वाइब्रेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन से मुराद एक ऐसी वाइब्रेशन जो कम होती हो, जिसके आगे कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाती हो। अगर हमारे पास आइडियल केस ना हो, यानी सपोज आइडियल केस है, तो क्या होगा कि अगर आप सिंपल पेंडुलम का केस लें और आप उसको एक मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाके छोड़ दें तो उसको तो चाहिए कि वो लाइफ टाइम फिर टू एंड फ्रो मोशन करता रहे, रुकता ही क्यों है। इसी तरह अगर एक बॉल है आपके पास, उसको आप मूव करवा देते हैं तो उसको चलते रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों से हमें आइडिया होता है कि ये आइडियल सिस्टम में ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन रियल टाइम में ये फिजिबल नहीं है। हमेशा कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रही होती है। रेजिस्टिव फोर्स से मुराद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकती है, एयर फ्रिक्शन भी हो सकती है, अर्थ फ्रिक्शन भी, कुछ भी हो सकती है। तो रेजिस्टिव फोर्स से मुराद ऐसी फोर्स जो अगेंस्ट काम करे, यानी अगर वाइब्रेशन हो रही है तो उसके अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसको कहते हैं आप डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी ऑसिलेशन जिसमें रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही हो, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कंटिन्यूसली कम हो रही हो। हमारे पास यहाँ एक फाइन एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसमें एग्जिस्ट करती है, वो है शॉक अब्जॉर्बर ऑफ द कार। शॉक अब्जॉर्बर आपने देखे होंगे, शॉक्स बाइक के जो शॉक हैं वो आपको ज़्यादा ईजीली आपको अवेलेबल भी होते हैं। उसमें क्या है, स्प्रिंग्स होते हैं और उसमें एक पिस्टन है, पिस्टन के अंदर लिक्विड होता है। और ये काम किस तरह से करता है, जब आप गाड़ी, कार या बाइसिकल या बाइक वगैरह जब भी किसी इर्रेगुलर रोड पे जाती हैं तो एकदम वो जिग जैग करती हैं, यानी अप डाउन मूव करती हैं, वाइब्रेशन करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक बाइक किसी डग में लग गई है या किसी ब्रेकर जो है, स्पीड ब्रेकर, उसके ऊपर से गुजरी है तो वो बार बार उसी पेस के साथ मूवमेंट करे, ऐसा नहीं होता। उसकी मूवमेंट क्या होती है, सडन मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लाइक दिस, कि एकदम तेज़ वाइब्रेशन होगी और फिर ये स्लो डाउन होती चली जाएगी। और आप देखेंगे बाइक के शॉक्स जब भी मूव करते हैं कैसे करते हैं, एकदम सडन वाइब्रेशन आती है और उसके बाद थोड़ा सा कम आपको हचकोले लगते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता वो मिनिमाइज होती जाती है आपकी वाइब्रेशन। ऐसी तमाम वाइब्रेशन जो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज होती जाती हैं, इसको आप बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, या आप कह सकते हैं रेजिस्टिव वाइब्रेशन, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं। डायग्राम में भी आपको शो किया गया कि आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये आपकी मीन सेंट्रल लाइन है, मीन पोजीशन है। और वेव कैसे है जी, एक दफ़ा बहुत अप हो गई, फिर बहुत डाउन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड क्या होता गया, कम। एम्पलीट्यूड से मुराद क्या होती है, यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ लें उसकी पावर या वैल्यू या मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट, अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल 10.3 की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका कि सिंपल अगर देखें तो वेव मोशन या वेव ये एक शॉर्ट के तौर पे ही है। ठीक है, व्हाट इज़ वेव्स, डिफाइन वेव्स, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स, और इससे रिलेटेड आपके पास MCQ भी हैं इसकी टाइप्स को लेकर। खैर, अभी हम देखते हैं वेव मोशन से क्या मतलब, वेव है क्या। वेव बेसिकली होती है बेटा डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ये आपकी बुक के पेज नंबर 7 या 8 पे आपको अवेलेबल है, इसकी ब्लू कलर के ब्लॉक में डेफिनेशन है। वेव क्या है, डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। पहले ही बात है, डिस्टर्बेंस तो खैर समझ आती है, किसी भी तरह की कोई इरिटेशन है, कोई चेंज है।
जहाँ तक बात आती है मीडियम की, तो मीडियम से मुराद कोई भी ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी, कोई चीज़ जिसको आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। मीडियम से मुराद आपके पास रॉप हो सकती है। इन केस ऑफ पर्टिकुलरली अगर हम अपने चैप्टर को देखें, यहाँ पे हमारे पास मीडियम से मुराद वाटर लिया जा सकता है। इसी तरह मीडियम से मुराद यहाँ रॉप है, मीडियम से मुराद यहाँ पे स्प्रिंग या स्लिंकी जिसे आप कहते हैं वो भी है। ये सारे मीडियम्स हैं जिसमें से वेव ने गुजर के जाना है। एयर भी एज अ मीडियम होती है, लेकिन यहाँ हम एयर को कंसीडर नहीं कर रहे। हमारे इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास 3 तरह के मीडियम हम यूज़ करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास वाटर, नंबर 2 पे हम रॉप, रस्सी जिसे आप कह रहे हैं वो, और तीसरे नंबर पे स्लिंकी यानी स्प्रिंग को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके सामने एक एग्जांपल शो की गई है। इसमें हमारे पास एक टब है और पैन जिसे आप कह सकते हैं, और इसके अंदर हमने पानी को रखा हुआ है। आप ये घरों में भी प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। बकेट लें, कोई टब लें और उसके अंदर पानी डालें, और उसके अंदर आप देखें, बचपन में भी शायद आपने ये प्रैक्टिकल किया भी होगा कि एक पेंसिल को आप उसके अंदर डिप इन डिप आउट करें, अप एंड डाउन मूव करें। जैसे ही आप इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे होगा क्या, और इसके एक कॉर्नर पे या नेक्स्ट एंड के करीब कहीं आप एक कॉर्क यानी रबड़ या लकड़ी का बना हुआ एक कॉर्क मिल जाता है, छोटा सा पीस, उसको आप रख लें। ये कॉर्क शो किया गया, तो उसको आप रखें। होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे तो इमीडिएट रिपल्स बनेंगे यानी वेव्स बनेंगी, जिससे मैं कह रहा हूँ ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, जिसे रिपल्स या वेव का नाम दिया जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, असल में हमें दिखता है और जो दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें यूँ लगता है कि जब हम डिप इन डिप आउट कर रहे हैं अपने किसी पेंसिल वगैरह को पानी में, तो शायद पानी यूँ आहिस्ता आहिस्ता वेव की सूरत में आगे आगे जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल होता ये है कि जब हम अप एंड डाउन फोर्स लगाते हैं तो पानी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, और साथ वाले के साथ मूवमेंट ये शेयर हो जाती है। इसी तरह वो भी अप एंड डाउन यानी वाइब्रेशन टाइप चीज़, ठीक है। इसी तरह वाइब्रेट करते करते ये मोशन अगले पार्टिकल्स को, वो अगले पार्टिकल्स को, वो अगले पार्टिकल्स को, बेसिकली यूँ एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है। हम अपनी असल में मैकेनिकल एनर्जी पेन के थ्रू पानी यानी मीडियम को देते हैं, उसमें डिस्टर्बेंस यानी वेव पैदा करने को हम कह रहे हैं डिस्टर्बेंस है ना मीडियम। तो ये अब हुआ क्या, मीडियम था वाटर, डिस्टर्बेंस जो हमने पैदा की अपने मैकेनिकल फोर्स के साथ, मैकेनिकल एनर्जी के साथ, मैकेनिकल एनर्जी हमने पेन के थ्रू इसको प्रोवाइड की। हुआ क्या कि इसके पार्टिकल्स जितने भी थे वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गए, और वो हमारी एनर्जी अप एंड डाउन करते करते ये जब वेव्स या डिस्टर्बेंस या रिपल्स यहाँ पहुँची तो कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव करना शुरू हो गया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि वेव ट्रांसफर एनर्जी, वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, मैटर ट्रांसफ़र नहीं करती। वेव कैन नेवर ट्रांसफ़र मैटर बट दे ट्रांसफ़र एनर्जी। ये आपका एक बेहतरीन किस्म का MCQ है जो कि बोर्ड में पूछ भी लिया जाता है, वेव ट्रांसफ़र डैश एनर्जी। तो अब इसी की एक सेकंड एग्जांपल भी है हमारे पास, ये रॉप का केस है, रस्सी का। आप देखें एक पर्टिकुलर एंड से हम इसको अगर फिक्स कर दें और इस तरफ से हम इसको बाई हैंड पकड़ लें, हम फिक्स करते हैं इसके ऊपर एक फिक्स पॉइंट, यानी हम एक पॉइंट को यहाँ पे पर्टिकुलरली फिक्स कर देते हैं। जैसे इस पॉइंट को हम फिक्स करते हैं, ये ताकि निशान रहे, याद रहे कि ये पॉइंट क्या है। जो ही हम इसको अप एंड डाउन मूव करेंगे यानी तेज़ी से इसको वाइब्रेट करेंगे तो होगा क्या, आप ज़रा इसको स्लो मोशन में इमेजिन करें कि होगा क्या कि ये हमारे पास वेव की शक्ल बनती जाएगी, यानी रॉप अप एंड डाउन होगी। अभी मैं ये सेकंड वाले की ब्लू कलर वाले की बात कर रहा हूँ। तो एक वक्त आएगा अगर स्लो मोशन में देखें तो ये जो पॉइंट बिल्कुल मीन पोजीशन पे था वो क्या कर जाएगा, अपनी मीन से अप चला जाएगा ऊपर। एक वक्त आएगा ना यूँ वेव जाएगी तो अप होगा, और फिर अगले ही लम्हे जब आप दोबारा से वाइब्रेट करेंगे, डाउनवर्ड हैंड लेके जाएंगे तो हो सकता है फिर दोबारा से वेव अब इसको नीचे की तरफ ले जाए, यानी इसकी मीन से नीचे ले जाए। तो वेव असल में क्या कर रही है, इसको डिस्टर्ब कर रही है। ये पहले मीन पे था, जब आपने इसको शेक करना शुरू किया तो इमीडिएट क्या हुआ, वो अपनी मीन से अप चला गया, डिस्टर्ब हो गया। फिर दोबारा शेक किया तो वो अपने मीन से डाउन चला गया, यानी दोबारा से अप एंड डाउन डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेव।
यानी वेव की मोशन हो रही है। तो डिस्टर्बेंस बेसिकली मीडियम में किस चीज़ का नाम है, उसके पार्टिकल्स का अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो, यानी अपनी फिक्स मीन पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से आगे पीछे कहीं हो जाना, डिस्टर्ब हो जाना, दिस इज कॉल्ड वेव मोशन। ओके स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं वेव की कैटेगरीज। ठीक है, तो हमारे पास वेव की दो कैटेगरीज हैं। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स, और सेकंड पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जिन्हें किसी भी तरह का कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है। इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू भी है आपके पेज नंबर 8 के ऊपर बुक की साइड इंफॉर्मेशन पे, कि क्या मैकेनिकल वेव्स किसी वैक्यूम से गुजर सकती हैं, यानी एक एम्प्टी स्पेस, एक ऐसी जगह, वैक्यूम या एम्प्टी स्पेस से मुराद एक ऐसी जगह जहाँ किसी तरह का कोई मीडियम नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है नो। मैकेनिकल वेव्स डेफिनेशन ही यही है कि द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम, यानी जिन्हें मीडियम की ज़रूरत है, तो बगैर मीडियम के ये कैसे मूव करेंगे जी। मीडियम से मुराद मैं पहले भी आपको बता चुका कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर, कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वेव ने मैप होके जाना या बैठ के जाना, आप ये समझ लें, जिसके अंदर से गुजरना है, तो मीडियम का होना बहुत ज़रूरी है। अब इनकी एग्जांपल में देखें तो वाटर वेव्स, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स कैसे, वाटर में तो आपने अभी देख भी ली प्रैक्टिकल में। साउंड के अंदर कैसे, साउंड में ये है कि अगर सपोज करें कि हम यहाँ पे रूम के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दें, सारे एयर मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दें, तो होगा कुछ यूँ कि मैं आपको बोलता हुआ दिखूंगा तो सही, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि सपोज करते हैं वैक्यूम बन गया, तो फिर लेक्चर कुछ यूँ होगा, यकीनन आपको मेरी आवाज़ इस पॉज के दौरान नहीं आई होगी। ठीक है, उसकी वजह यही है कि मैं फिज़िकल तो आपको बोलता हुआ लग रहा हूँगा, लेकिन जिस चीज़ ने, यानी मीडियम ने मेरी साउंड वेव्स को आप तक पहुँचाना है वो ही नहीं थी। इसलिए मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट में है हमारे पास जो सेकंड इसकी कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स हैं जो मीडियम रिक्वायर नहीं करती, किसी भी तरह किसी भी जगह पे घुस जाती हैं। ठीक है, और बिना पूछे बताए, इनको आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, यानी मीडियम एक इजाज़त की तरह है, जबकि ये बिना इजाज़त, यानी आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में इंतहाई बदतमीज़ किस्म की वेव्स हैं। ये किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं और ख़ामोशी से कर सकती हैं। तो इनमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, इनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये ऑल इन ऑल हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या हैं, रेडियो वेव्स हर जगह मौजूद होती हैं। रेडियो वेव्स मतलब किसी भी जगह पे मूव कर सकती हैं, इन्हें किसी तरह के किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकंड नंबर पे टेलीविज़न की जो वेव्स होती हैं आपके पास, जो ऑन एयर एंटीना से मूव कर दी जाती हैं चैनल्स को, तो वो भी किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। वो ऑन एयर मतलब अगर एयर नहीं भी है, सपोज जैसे हम सैटेलाइट्स के साथ अपना कनेक्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना हो, मीडियम रिक्वायर करें, तो आप सपोज कर सकते हैं कि उन्हें मीडियम रिक्वायर होगा, मीडियम लाइक कोई वायर कनेक्शन चाहिए होगा, तो ऐसा होगा फिर कि अर्थ से हज़ारों करोड़ों वायर्स जा रही होंगी किधर, सैटेलाइट तक। और मेरा ख्याल है कि पूरी अर्थ की सारी वायर्स भी इकट्ठी करें तो जितनी दूर सैटेलाइट होता है अर्थ से, तो ये वहाँ तक पहुँचने की नहीं, तो कभी भी फिर सैटेलाइट पॉसिबल ही ना होता। लिहाजा ये रिक्वायर नहीं करती हैं मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एक्सरेज। ठीक है, ये भी मीडियम रिक्वायर नहीं करती हैं। आप जब भी एक्सरे वगैरह करवाने जाते हैं वहाँ से एक्सरेज निकलती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको और वो जो मशीन है, एक्सरे मशीन जो है, उसके दरमियान कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट, मतलब आपको वायर्स लगा दी जाएँ या कुछ ऐसा हो। जस्ट आपको लटाया जाता है, बाकी कार्रवाई एक्सरेज कर देती हैं। आपका ढांचा, हर चीज़ वो खुद ब खुद ही मालूम कर लेती हैं बिना आपकी इजाज़त के। और लास्ट पे आपके पास इसकी और एग्जांपल में देखें, हीट एंड लाइट। हीट मीडियम रिक्वायर होता ही नहीं है, जैसा कि आपके पास बड़ी फाइन एग्जांपल है हीट और लाइट के लिए सन की। सन और अर्थ के दरमियान ह्यूज स्पेस है, स्पेस से मुराद एम्प्टी प्लेस है,
जहाँ पे किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है। थर्ड, यानी इसके लिए भी मैं उसी की एग्जांपल दे सकता हूँ कि साउंड वेव्स। देखिए सन के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं, साइंटिस्ट का मानना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, और डेफिनेटली फ्यूजन रिएक्शन से आप सिंपली मुराद के वहाँ बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं। तो आज तक हमें कभी कोई साउंड सुनाई नहीं दी है। उसकी यही वजह है कि वहाँ से साउंड नहीं आ सकती, क्योंकि साउंड को मीडियम चाहिए। तो जब साउंड मीडियम के बगैर नहीं मूव कर सकती तो स्पेस से तो गुजर नहीं सकती। हाँ, अलबत्ता हमें दो चीज़ें सन से डायरेक्टली मिल जाती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा मिल रही हैं माशाल्लाह से। गर्मी है, हीट तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा वो कितनी वाफर मिकदार में एक्स्ट्रा लोडेड बोनस के साथ भेजता है सन हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हीट की एग्जांपल है, ये तो आपको आजकल बड़ी अच्छे से दिख जाती होगी। और दूसरा लाइट, वो भी हमारा सबसे बड़ा लाइट सोर्स भी सन है अर्थ का। तो दोनों चीज़ें वहाँ से आ रही हैं। अगर ये भी मीडियम डिपेंडेंट होती तो कभी भी आप इन दोनों चीज़ों को रिसीव ना कर सकते, क्योंकि दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो ये भी ना आती। ये बड़ा सिंपल है इसको समझना कि हीट और लाइट ये दोनों भी क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, यानी उसी की एग्जांपल है। लिहाजा इनको भी किसी तरह के मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बच्चे आज हमने अपना कवर किया 10.2 और 10.3 आर्टिकल। ये आपको पेज नंबर आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1, यानी जिसे आप 10 कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसके चैप्टर पेज नंबर 7 और 8 पे आपको मिल जाएंगे। ये शॉर्ट के तौर पे ही आते हैं। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ वेव्स, व्हाट इज़ वेव, डिफाइन वेव, इसी तरह से व्हाट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन्हीं दो कैटेगरीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये अलग अलग एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाती हैं। थैंक यू सो मच।